भारत बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा है और राजनीति का प्रभाव तो हर जगह पड़ता ही है, सामाजिक जीवन पर पड़ना ही था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि रोमियो स्क्वाड का गठन किया। रोमियो स्क्वाड कैसे काम करेगी, किस तरह की संवैधानिक संस्था है, क्या करेगी, इस बात को लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन क्या है आखिर रोमियो स्क्वाड, इस मसले पर पूरे इसको स्त्रीवादी नज़रिए से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस मसले पर सबसे बढ़िया बात करने के लिए हमारे साथ आज स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन हैं। संजीव चंदन लगातार स्त्रियों के मुद्दों पर न केवल लिखते रहें बल्कि आंदोलनों से भी जुड़े रहें। तो आज हम संजीव चंदन से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंटी रोमियो स्क्वाड उनकी नज़र में क्या है और एक स्त्रीवादी नज़रिए से इसको कैसे देखा जाना चाहिए। तो संजीव जी, पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग लगातार आप नज़र रखे हुए हैं पूरे मसले पर, तो इस एंटी रोमियो स्क्वाड को हम लोग कैसे समझें? आपको एक गीत याद होगा, मैं हूँ रोड रोमियो, काफ़ी चर्चित गीत रहा था 90s के दौर में। मैं देख रहा हूँ कि जब ये एंटी रोमियो स्क्वाड आया तो बहुत सारा विमर्श तो रोमियो नाम के ऊपर ही था, और अपने अपने लोकेशन से लोगों ने कहा कि इसको एंटी कृष्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भी का जो मिथक है वो महिलाओं के छेड़ने के कुछ मिथक हैं। हालांकि ये महाभारत के मिथक हैं या बाद में मध्यकालीन दौर में जोड़े गए, एक ज़रूर सवाल है। अब सवाल बनता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की तैयारी कौन कर रहा है। ज़रूरत ये थी कि महिलाएं समाज में काम करते हुए, महिलाएं समाज में आवागमन करते हुए, पढ़ने के लिए जाते हुए एक स्वतंत्र वातावरण, मुक्त वातावरण महसूस करें और उसकी व्यवस्था सरकार करे। अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो आप टेलीविज़न चैनलों में या आप जैसे लोग जो दिखा रहे हैं, तो जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है ये एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत, वो दिखता है कि जोड़ों को पकड़ा जा रहा है। तो ये क्या एंटी रोमियो स्क्वाड है या दो वयस्कों के अपने निर्णय पर एक पैट्रियार्कल, एक पिता के फॉर्म में, पितृसत्ताक के फॉर्म में नियंत्रण है? ये सवाल बनता है। जब आप ये सवाल करेंगे तो फिर आपको देखना होगा कि ये निर्णय लिया किसने। निर्णय लेने वाले योगी आदित्यनाथ के कुछ पिछले बयानों को देखना चाहिए, उनके स्टैंड को देखना चाहिए। जैसे महिला रिजर्वेशन के मसले पे अपनी पार्टी लाइन के विपरीत जाकर भी योगी आदित्यनाथ ने उसका विरोध किया था। पार्टी लाइन उनका ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उनकी पार्टी ने कुछ पहल भी किया है, अपने संगठन के स्तर पे कुछ लोगों को रिजर्वेशन महिलाओं को देने की कोशिश भी की है, दी है। लेकिन 2010 में उन्होंने बिल का विरोध किया था, पार्टी लाइन को ब्रेक करते हुए किया था। तो ऐसा क्यों है? यानी यदि महिलाएं रिजर्वेशन के माध्यम से संसद में आती हैं तो स्वतंत्र होंगी। महिलाओं को प्रोटेक्शन देने का एक जो ब्रह्मनिकल पैट्रियार्कल आइडिया होता है, उसके तहत वो संचालित हैं। पिता रक्षति कौमार्य, भ्राता रक्षति यौवने, हम लोग जानते समझते रहे हैं। और उन्होंने कहा भी पिछले दिनों गोरखपुर में जब वो भाषण कर रहे थे। तो इसके अलावा एक आध बार उन्होंने ऐसा भी कहा है कि महिलाएं जो यदि संरक्षिता होती हैं तो प्रतिभाशाली पुत्रों को पैदा कर सकती हैं। तो यह सब विचार सरणी एक पैकेज की विचार सरणी है, जो हिंदुत्व की विचार सरणी कह सकते हैं, ब्राह्मणवाद की विचार सरणी कह सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड महिला प्रोटेक्शन के नाम, एक तो महिला प्रोटेक्शन ही नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए कि जो मैंने पहले भी कहा। तो एक तो वो उसके बहाने महिलाओं की अपनी स्वतंत्रता पर एक पितृसत्ताक निगरानी का एक फैसला है ये। तो संजीव जी, यह बताइए कि इनको महिलाओं से डर इतना क्यों लगता है, महिलाओं की आज़ादी से, कि इनको एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ता है? देखिए, बड़ा विचित्र सी स्थिति है। आप जहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है वहाँ आप देखेंगे तो धर्म में एक पैट्रियार्कल एलिमेंट खूब है वहाँ, लेकिन आप समाज में वहाँ महिलाओं को मुक्त, स्वतंत्र भारत की तुलना में और दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा देखेंगे।
कई देशों में ऐसा है, कुछ देशों में वहाँ भी जैसे स्पेन है, वहाँ आपको एक कंजर्वेटिव फॉर्म मिल सकता है। भारत में ठीक उसके उल्टा है। भारत में तो देवियों की परंपरा रही है, शाक्त परंपरा रही है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते जैसे वेद सूत्र वाक्य रहे हैं। इसके बावजूद महिलाओं पर नियंत्रण की स्थिति देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि हिंदुत्व के ही पैटर्न में, ब्राह्मणवाद के पैटर्न में एक तो छवि दे दो, देवी की छवि दे दो, लेकिन उसे आप यदि स्त्री के रूप में देखते हो तो आपको खतरा सा महसूस होने लगता है। आप उसकी यौनिकता जब सामने आती है तो आपको खतरा सा महसूस होने लगता है। इस पर काफ़ी सारा लोगों ने काम भी किया है कि जब पितृसत्ता अपना वर्चस्व बनाती है तो सबसे पहले स्त्री की यौनिकता से खतरा महसूस करती है और उस पर कंट्रोल करती है। और वो ऐसा इसलिए करती है कि फिर वो तय कर ले कि ये बच्चा जो है हमारा है, और ये बच्चा हमारा है तो हमारा लीगल वारिस है, हमारी संपत्ति इसको जाएगी। तो इस तरह से एक अपना निर्णय खुद से लेती हुई स्त्रियाँ उनको ख़तरनाक लगती है। जबकि इसके विपरीत मज़ेदार है ये कि भारत में प्रातः स्मरणीय जो स्त्रियां मानी जाती हैं वो सब मुक्त स्त्रियां हैं। जैसे कुंती, यौनिकता के स्तर पे भी, सेक्स के निर्णय के स्तर पर भी, बच्चे पैदा करने के स्तर पर उसके अपने निर्णय हैं। वो कर्ण को पैदा करती है, कर्ण के बाद भी अक्षम पति होने के कारण करती है। दो चार जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग पुरुषों से होते हैं। मंदोदरी सती प्रथा का यहाँ बहुत महिमा मंडन है। पुरुष के मर जाने के बाद स्त्रियाँ जलती रही हैं, मंदोदरी नहीं जलती है। मेघनाथ की पत्नी जल जाती है, तारा। उसको पंच कन्याओं में, प्रातः स्मरणीय कन्याओं में नहीं माना जाता, मंदोदरी को माना जाता है। मंदोदरी, कुंती, वो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी, तारा को माना जाता है। वो बाली की पत्नी, उसने सुग्रीव से शादी की बाली के जाने के बाद। तो इस तरह से द्रौपदी है। तो ये सारी स्त्रियां, आदर प्राप्त स्त्रियां, प्रातः स्मरणीय जरूर हैं, लेकिन व्यवहार में इन स्त्रियों के प्रति यदि हमारे घर में कोई द्रौपदी पैदा हो जाए तो उससे, जैसे आप भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो, हमारे घर नहीं पैदा हो तो अच्छा है। तो इस फॉर्म में एक हमारा इस समाज की एक डायकटमी रही है। संभवतः भारत दुनिया का ऐसा अकेला देश है जहाँ इस तरह प्रेम पर नियंत्रण करने के लिए जो है सत्ता जो है कोई इस तरह से स्क्वाड दल गठित करती है। आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, सत्ता सफाई कर रही है, सत्ता गुटखा पान का कंट्रोल कर रही है, सत्ता ड्रेस कोड लागू कर रही है, और इस तरह से प्रोटेक्शन के, थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन को अच्छा मान भी लें। प्रोटेक्शन पर इस सवाल का जवाब दूं तो और थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि प्रोटेक्शन का भाव कहीं कहीं भारतीय कानून में भी है, और वो भी एक पितृसत्ताक हाथ देने की कोशिश करता है। तो वो एक उस समय एक बड़ी महीन रेखा होती है कि जब आप महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ महिलाओं को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं या पवित्र मानने लगते हैं, और ये उसकी एक अलग व्याख्या हो सकती है। यहाँ तो सीधे मोटी मोटी बात है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन वो भ्राता रक्षति वाली स्थिति में करना होता है। ये सारी चीज़ें सत्ता कर रही है। जो सत्ता को नहीं करना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वह था कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार सुनिश्चित करना चाहिए था। कुछ कोशिश अपराध के स्तर पे कुछ कोशिश करते हुए, बहुत प्रॉम्प्ट कोशिश करते हुए, बहुत प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री के तौर पे इमेज बिल्डअप हो भी रहा है, और वो कुछ कर भी रहे हैं। जैसे कि तेजाब फेंका गया, एक पिलाने की कोशिश हुई, और वो उस घटना को समझना चाहिए कि उसके साथ रेप हुआ था तब जब मायावती जी की सरकार थी, और जब उस पर तेजाब फेंका गया तब अखिलेश की सरकार थी, और जब अभी तेजाब पिलाने की कोशिश हुई तो इनकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो बहुत ही प्रोएक्टिव, वो कुछ महिलाएं एक्टिव होती हैं तो वो वहाँ हॉस्पिटल जाते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ये करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या है, और लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा भाजपा के खाते में भी है, कल्याण सिंह के नाम से।
तो कुछ उस छवि के तौर पे ये खड़े होते, वो कर रहे होते, रोज़गार के की ओर देख रहे होते। हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत बुरी है, बिहार उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों की बड़ी ख़राब स्थिति है, उसको ठीक कर रहे होते। तो उसकी जगह ये वेलफेयर जैसा कुछ मसला जो सरकार अपने हाथ में लेती है, वेलफेयर स्टेट से अलग वेलफेयर मैं कह रहा हूँ कि वो आप कंट्रोल करेंगे, आप खैनी, गुटखा, सिगरेट, ड्रेस बताएंगे, सफाई बताएंगे, सफाई के वहाँ खूब अभिनय चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जनता के ध्यान को शिफ्ट करने का तरीका है, मुद्दों से भटकाने का तरीका है, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। पहले से ही महिलाएं इतना अधिक संघर्ष कर रही हैं, इतना अधिक झेल रही हैं, वैसे में यह एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे चीज़ों का गठन हो जाना, यह चुनौती महिलाओं के लिए और बड़ी नहीं होने जा रही है? और देखिए इसमें एक और पहलू उसमें और जोड़ दूँ, आपका ध्यान दिला दूँ। हरियाणा में एक पहल हुई थी, उत्तर प्रदेश से ही IPS हैं विकास नारायण राय, और वो संवेदी पुलिस जैसा कोई एक अभियान चलाया था और जेंडर संवेदनशीलता की कोशिश की थी। पहले योगी आदित्यनाथ को इस स्कीम को लाने के पहले वह भी करना चाहिए था। पुलिस की जो अपनी ट्रेनिंग है, कभी आप पुलिस के बीच जाकर देखें, कभी बेतकल्लुफ़ बातचीत करके देखें तो महिलाओं के प्रति उनका नज़रिया क्या होता है। तो आप एक निरंकुश अपने अप्रोच में ही एंटी वुमन प्रैक्टिसिंग पुलिस को आप एक खुला हाथ दे रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर नियंत्रण करने का। कर सकते थे जहां महिलाओं के लिए, जैसे उन्होंने कहा गोरखपुर के अपने उसमें भाषण में, कि हम एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जहां महिलाएं रात को भी घूम सकें। ये बड़ी अच्छी बात थी। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की ज़रूरत नहीं थी और पार्कों में भेजने की ज़रूरत नहीं थी। छेड़ा पार्कों में नहीं जाता, छेड़ा तो घर में भी जाता है। योगी आदित्यनाथ को कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम उधर भी चला देना चाहिए जिसमें कि महिलाएं घरों में भी कम से कम सुरक्षित रह सकें। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि महिलाएं सच में, आप कह रहे हैं कि चुनौती, हाँ, वो झेलती रही हैं और अब झेलने के लिए तैयार भी नहीं है। काफ़ी दिनों का एक लंबे दौर से वो सड़क पर हैं, अपना हक मांग रही हैं, संसद में अपना प्रतिनिधित्व मांग रही हैं, बहुत सारे कानूनों में बदलाव कराया है। आज शुरुआत हुई थी भंवरी रेप कांड, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के विशाखा गाइडलाइन बना था, अब तो वो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बन गया 2000। ये सारी चीज़ें महिलाओं ने कराई हैं। अब तो महिलाएं बाजब्ता उससे आगे जा कर के विवाह के भीतर बलात्कार के विषय पे बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो झेलने के लिए तैयार नहीं है, ये गलतफहमी हो जाएगी। और किसी भी वर्ग की महिला और किसी भी जाति समूह की महिला इसके लिए तैयार नहीं है कि वो झेलेगी, लेकिन देख रही है कि आगे क्या होता है। एक चीज़ मैं और थोड़ा जोर देना चाहूँगा इसमें, कि जब इस तरह का कोई एक्शन होता है सामने और उसमें कई बार छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उस पर नियंत्रण सा दिखने लगता है, तो एक समाज का सपोर्ट भी मिलता है और समाज का वह सपोर्ट हासिल कर सत्ता एक निरंकुश निर्णय लेती है, तो ये खतरनाक होता है। अब देखना होगा, इसमें रिसर्च किया जाना चाहिए। कई पत्रकार मित्र सोशल मीडिया में भी लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको विचार करना होगा, एंटी रोमियो स्क्वाड को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो इस पर तो ये रिसर्च का विषय है कि क्या ऐसा है, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है, जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो जोड़ों को तंग किए जाने की तस्वीरें हैं। तो ये थे हमारे साथ संजीव चंदन, जिन्होंने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड कैसे काम कर रहा है, कैसे वह पितृ सत्ता का पोषण कर रहा है। साथ ही संजीव ने यह भी बताया कि महिलाएं अब इसे झेलने के लिए तैयार नहीं है, वह अब सड़कों पर उतर रही हैं और इससे आगे भी वह अपने संघर्षों को लेकर जा रही हैं। हम भी यह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, उसी तरह कोई एंटी बेरोजगार स्क्वाड भी बने, जो बेरोजगारों को सड़कों पर उठाकर उनको नौकरी दिला दे। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।